गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है हमारी आप लोगों को? गुड इवनिंग सौरभ जी, गुड इवनिंग दिव्यांशी जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस यस यस, ओके। गुड इवनिंग। ओके ओके, नाउ आई विल स्टार्ट आवर क्लास। हम लोग जैसा कि पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है परफॉर्मेंस से हमेशा पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसकी रिलेवेंसी जो है आप लोगों को, गुड इवनिंग, उसकी रिलेवेंसी आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी मिलती है। उससे भी कुछ क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें भी परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। और बट इसमें कुछ क्वेश्चन 60 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि छोटे छोटे, जिसके आधार पर आप उसको किसी भी कंपटीशन के लिए आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। उस कंडीशन में हम थोड़ा सा इस पर हल्का सा नज़र डालते हुए इसको डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। आप लोग अपने बेयर एक्ट के अनुसार इसको देखते रहिएगा, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक है आज का कंसर्न है वो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आज का टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी इसमें 3 तरह के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज दैट कि परफॉर्मेंस, हु विल बी परफॉर्म एंड हाउ टू परफॉर्म एंड हु इज रेस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म। यानी 3 क्वेश्चंस मे बी रेज्ड। यानी 3 प्रकार के क्वेश्चन रेज किए जा सकते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस से संबंधित। जैसे मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 2 पार्टीज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द एसेंशियल्स एक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो बिग क्वेश्चन रेज होता है वो ये क्वेश्चन रेज होता है कि हाउ टू परफॉर्म। पहला क्वेश्चन, इसको कैसे परफॉर्म किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, हु इज मतलब हु इज बाउंड टू परफॉर्म, कौन इसको बाउंड है परफॉर्म करने के लिए। और तीसरा है, व्हाट इज द टाइम एक्सटेंशन टू परफॉर्म, यानी किस समय तक इसका परफॉर्मेंस होना चाहिए। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सेक्शन दिए गए हैं जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए इन केस ज्वाइंट अगर प्रॉमिस होता है, ज्वाइंट यानी कई लोग एक साथ प्रॉमिस करते हैं, मिलके करते हैं, तो उस कंडीशन में हु विल बी रेस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म, यानी कौन उसको परफॉर्म करने के लिए बाध्य होगा, ठीक है, और कौन उसको नहीं होगा। क्या व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल रूप से उसको परफॉर्म किया जा सकता है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। या ज्वाइंट रूप से अगर प्रॉमिस किए हैं तो ज्वाइंट रूप से ही परफॉर्म किया जा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक सेक्शन को, उसको एक्सप्लेन करते हुए हम लोग चलते हैं। फर्स्ट सेक्शन है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत सेक्शन 31, सेक्शन 37, जो कहता है कि ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी ये ऑब्लिगेशन या दायित्व किसके ऊपर रहेगा, जो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, ठीक है। इसके अंतर्गत यानी सेक्शन 37 के अंतर्गत ये कहा गया है कि आइदर पार्टीज, इट मस्ट प्रोमिसी एंड प्रोमिसर, बोथ पार्टीज आर लायबल टू परफॉर्म। यानी दोनों पार्टीज क्या है, एक दूसरे के लिए बाध्य है, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए बाध्य है, ठीक है। यानी प्रोमिसर और प्रोमिसी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत बंधे हुए हैं और उसके अंतर्गत एक दूसरे के परफॉर्म के लिए कोई भी व्यक्ति परफॉर्म पहले परस्यू कर सकता है, ठीक है।
तो जो क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म, यानी किस कॉन्ट्रैक्ट को कौन व्यक्ति परफॉर्म करेगा। तो इसके अंतर्गत 37 में कहा गया कि ऑब्लिगेशन, दायित्व तो किसके पर रहेगा जो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा। इसके अंतर्गत आप लोग एंगल बना के, एरो बना के लिख लीजिए डाइवर्ट करते हुए, आइदर पार्टीज, यानी प्रत्येक पार्टी की जिम्मेदारी होगी कि वो परफॉर्म करे, यानी प्रत्येक पार्टी, यानी प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, जो भी उस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट रहे हैं, जिन्होंने प्रॉमिस ऑफर दिया है और जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, बोथ पार्टीज आर क्या है, बाउंड टू परफॉर्म, यानी दोनों पार्टी बाउंड है, आइदर परफॉर्म, ऑफर टू परफॉर्म। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ऑफर टू परफॉर्म, यानी परफॉर्म करने के लिए भी ऑफर होता है, जैसा हम लोगों ने ऑफर पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट में, उसी तरह जैसे कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया। अब ये 37 है, 37, ठीक है, 37 के अंतर्गत, सेक्शन 37 के अंतर्गत किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफर करना पड़ेगा कि हु विल बी परफॉर्म फर्स्ट, यानी कौन व्यक्ति पहले परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो उसके अंतर्गत ऑब्लिगेशन किसके पर रहेगा, तो उसमें कहा गया है आइदर पार्टी, यानी प्रत्येक पार्टी जो भी उस पार्ट रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट रहा है, या जिन्होंने भी प्रॉमिस किया है, उस कंडीशन में आइदर पार्टी, प्रत्येक पार्टी क्या है, बाध्य है, यानी उस परफॉर्म को करने के लिए, ठीक है, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया है। अगर मान लीजिए किसी ने ज्वाइंट अगर है तो 3 लोगों ने प्रॉमिस किया, ठीक है, कि हम जो है ये पार्ट परफॉर्म करेंगे, एक व्यक्ति ए कहा कि ये पार्ट परफॉर्म करेंगे, बी ने कहा कि नहीं मैं ये रेस्ट ऑफ द पार्ट परफॉर्म करेंगे, और जो प्रॉमिसर है वो कहा कि अगर आप दोनों लोग परफॉर्म कर लोगे तो हम उसका जो भी कंसीडरेशन होगा आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, यानी वो दोनों पार्टीज, यानी प्रॉमिसर और 2 प्रॉमिसी, दोनों अपने अपने पार्ट को परफॉर्म किए, ज्वाइंटली किए, ठीक है। अगर कोई भी उसमें से अगर पार्ट परफॉर्म नहीं करता है तो ये क्या माना जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत माना जाएगा कि ये अपने पार्ट का परफॉर्म नहीं किए, इट विल बी ए ब्रीच, यानी वो उन्होंने जो एग्रीमेंट किया था, जो प्रॉमिस किया था, उसका क्या किया, उसकी अवहेलना की और उन्होंने उसको परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। दूसरा है कि अगर मान लीजिए परफॉर्म नहीं करते हैं तो वो अलग बात है, यानी इसमें लाइबिलिटी ये है, 37 के अंतर्गत 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात ये है कि प्रत्येक पार्टी, प्रत्येक व्यक्ति जिन्होंने प्रॉमिस किया है उनको परफॉर्म करना है, ठीक है, जिन्होंने प्रॉमिस किया है उनको अपने पार्ट का परफॉर्म करना है। दूसरा कहता है कि अनलेस, यानी अन्यथा, अनलेस अन्यथा क्या करना है उसको, यानी किसी लॉ के द्वारा, एनी अदर लॉ, या तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रोविजन दिया गया हो जिसके अंतर्गत उनको क्या हो, परफॉर्म करने से छूट मिल गई हो, डिस्पेंस विद हो गए हो, ठीक है, या एक्सक्यूज मिल गया हो कि वो अपने पार्ट का, अपने प्रॉमिस का परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, बाउंड नहीं है, प्रॉमिस का परफॉर्मेंस करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत ये देखा जाएगा कि अगर वो बाध्य नहीं है तो वो किस प्रावधान के अंतर्गत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के कौन से प्रावधान है जिसके अंतर्गत वो बाउंड नहीं है, ठीक है। ये चीज यानी 2 तरह की, पहला according to promise both parties or every party is bound to perform who has been made a promise to each other, यानी जिन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है दे विल बी बाउंड टू परफॉर्म। दूसरा कहता है अनलेस, यानी अन्यथा, इफ एनी प्रोविजन विच इज एक्सपेंसेस, एक्सक्यूजेस, यानी
क्षमा किया गया हो या डिस्पेंस भी किया गया हो, ठीक है, जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाते हैं या अभी कॉन्ट्रैक्ट हैं जो एग्रीमेंट कॉन्टिजेंट जिसमें इम्पॉसिबल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, उसमें क्या किया गया, वाइड हो गया, तो वो परफॉर्मेंस से छूट गए, उनको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, यानी जिसमें काज ऑफ एक्शन ना हो, इवेंट्स ना हो, उसमें उनको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें एक प्रोवाइजो दिया है, इसी 37 में ही एक प्रोवाइजो दिया है, इफ इन केस ऑफ डेथ ऑफ दैट पार्टीज हु हैज बीन मेड ए प्रॉमिस, यानी जिन्होंने प्रॉमिस किया है अपने किससे, प्रॉमिसर से परफॉर्म करने के लिए, इन केस अगर उनकी डेथ हो जाती है तो देयर रिप्रेजेंटेटिव शैल परफॉर्म, उसका प्रतिनिधि क्या करेगा, उसका प्रतिनिधि उसको परफॉर्म करने के लिए बाउंड हो जाएगा, ठीक है। यानी ये तीन चीजें बस 37 में दिया गया है। 37 के अनुसार ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये तीन मुख्य बातें हैं। अब हम लोग आते हैं 38 पे, आते हैं सेक्शन 38 पे, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग पढ़े ही हो, पूर्व में डिस्कस किया गया है कि एक व्यक्ति ऑफर करता है, ही हैज़ विलिंगनेस टू ऑफर, ठीक है, और दूसरा क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, उसके बाद वो क्या होता है, प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रॉमिस के बाद एग्रीमेंट हो जाता है। इसी तरह 38 में कह रहा है कि इन केस ऑफ रिफ्यूजल व्हाट इज विल बी इफेक्ट, अगर कोई व्यक्ति परफॉर्मेंस के ऑफर को रिफ्यूज कर देता है, जैसे मैंने कहा कि कौस्तुभ जी को कि भैया ऐसा है कि जो हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, उसमें आप अब कोई परफॉर्म करिए, ठीक है, उसमें आप अपना स्टेप लीजिए, जो आपने पार्ट कहा है कि मैं परफॉर्म करूंगा। जैसे मान लीजिए हम लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि कौस्तुभ जी हमको 100 लीटर ऑयल जो है, क्रूड ऑयल प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अब 100 लीटर ऑयल के लिए आई एम वेटिंग, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने कहा कि जब आप क्रूड ऑयल हमारे यहाँ डिलीवरी हो जाएगी, देन आफ्टर आई विल पे योर अमाउंट, हम आपका पैसा तुरंत हाथों हाथ आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। हम लोगों का दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हम वेट कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए इन केस उसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है, अगर उसमें टाइम मेंशन कर दिया गया कि नहीं आप 10 दिन के अंदर प्रोवाइड कराएंगे, तब तो वो बाध्य हो जाएंगे कि 10 दिन के अंदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विदाउट एनी ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, यानी किसी परफॉर्मेंस को, किसी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए भी ऑफर दिया जाता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर उसका रिफ्यूजल हो जाता है, उस ऑफर का परफॉर्म कराने के लिए ऑफर का रिफ्यूजल हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, यही 38 में दिया गया है, सेक्शन 38 में। तो जैसे मान लीजिए हमने इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया, इन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि या तो ये टाइम बाउंड है तो विद इन टाइम हमको प्रोवाइड करा दिए, या इन्होंने कह दिया कि सर ऐसा है कि हम ऑयल आपको दे नहीं पाएंगे। इन केस ही हैज़ बीन रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म, हमने कहा अगर मान लीजिए टाइम बाउंड नहीं है तो हमने कहा कि भाई ऑफर दिया कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करिए, आप जो हमसे प्रॉमिस किए थे कि मैं 100 टन क्रूड ऑयल प्रोवाइड कराऊंगा, वो 100 लीटर क्रूड ऑयल प्रोवाइड कराऊंगा, वो हमको दीजिए। हमने ऑफर दिया, किसके लिए, परफॉर्मेंस के लिए। इन्होंने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया। तो उस कंडीशन में उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या नेचर होगा, ठीक है, उसी के बारे में सेक्शन 38 में कहा गया है, ठीक है। उसके अंतर्गत देखेंगे कि प्रॉमिसर जो है क्या करता है, प्रॉमिसर हैज मेड ए प्रॉमिस, किससे, प्रॉमिसर हैज मेड एन ऑफर, क्या करता है, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। जो प्रॉमिसर, यानी प्रॉमिसर मैं हूँ, मैंने प्रॉमिसर ऑफर दिया था इनको, इन्होंने एक्सेप्ट किया तो ये प्रॉमिस ही हो गए, तो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया देने से। हमने ऑफर एक और दिया कि आप इसको परफॉर्म करिए, ठीक है, जो 100 टन
क्रूड ऑयल की बात आप किए थे वो हमको प्रोवाइड करा दिए, ठीक है। अब इनको दिए, देन ही नॉट एक्सेप्टेड, ही रिफ्यूज्ड। इन्होंने कहा कि नहीं सर ऐसा है कि हम क्रूड ऑयल इस समय 100 टन क्रूड ऑयल देने की स्थिति में नहीं है, वो रिफ्यूज कर दिए। तो उसके बाद हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, यानी हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन खुल जाता है कि आई विल नॉट रेस्पॉन्सिबल टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर वो अपने परफॉर्मेंस से, अपने पार्ट के परफॉर्मेंस से रिफ्यूज कर देते हैं, हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करने, यानी ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देते हैं, देन इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है इस कॉन्सिक्वेंस से, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। जिम्मेदार कौन होगा, जिम्मेदार प्रॉमिसी होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑफर दिया था कि आप कहे थे, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आप हमको 100 टन ऑयल देने के लिए, लेकिन आपने रिफ्यूज कर दिया, तो हमारे पास ऑफर आ गया, हम क्या हो गया, हम जिम्मेदार नहीं हैं, हम कोई भी स्टेप लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है। यानी अगर वो अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम उनको क्या कर सकते हैं, हम उनके खिलाफ उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए वाद संस्थित कर सकते हैं। आई कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट हिम, ठीक है। उनके खिलाफ उस ऑफर को, उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम वाद संस्थित कर सकते हैं, ठीक। जो भी प्रोविज़न अंडर लॉ दिया गया है, ठीक। अगर मान लीजिए वो ऑफर, देखिए 3 कंडीशन है, अगर मान लीजिए वो ऑफर 3 कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। अगर वो तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तब वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं, और कह सकते हैं हम अगर सूट में भी जाएंगे तो हमारा सूट मेंटेनेबल नहीं होगा, क्योंकि वो हमने जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस उनको दिया था वो 3 जो क्राइटेरिया है उसमें खरा नहीं उतर रहा है, ठीक है। यानी उसमें पूर्णतः पाया नहीं गया है। पहला जो है कि इट मस्ट बी अनकंडीशनल, ठीक है। यानी वो जो ऑफर होगा, जो भी ऑफर हम देंगे, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट वाला ऑफर मत समझिएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ जो भी हम बात कर रहे हैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है उसके परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, यानी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने अभी पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के लिए उसका परफॉर्मेंस ज़रूरी है, उसका मतलब कि एक क्या कहते हैं, ब्रीच भी हो सकता है, परफॉर्मेंस भी हो सकता है, नॉट परफॉर्मेंस हो सकता है, किस कंडीशन में हो सकता है वो अलग का विषय है। लेकिन यहाँ पर यह है कि जो हम ऑफर इनको परफॉर्मेंस के लिए दिए हैं, जो ऑलरेडी हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है उसके परफॉर्मेंस के लिए ऑफर दिए हैं, तो उसमें कोई भी शर्त नहीं होनी चाहिए। पहला, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, यानी ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस मस्ट बी अनकंडीशनल होना चाहिए। दूसरा कह रहा है इट मेड टू अ प्रॉपर पर्सन, यानी जिस व्यक्ति को दिया जाए जिससे हमने प्रॉमिस किया था, यानी प्रॉमिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस मस्ट बी मेड अ प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर टाइम, यानी प्रॉपर समय होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस होना चाहिए और प्रॉपर पर्सन होना चाहिए जिसको हम ये ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारा और कौस्तुभ जी का एग्रीमेंट हुआ 100 टन ऑयल डिलीवर करने का। इन केस अगर मान लीजिए कि वो डिलीवर नहीं किए, रिफ्यूज कर दिए, या हमने ऑफ़र बनाया, ऑफ़र दिया कि ऐसा है कि कर दीजिए, हमने कोई कंडीशन नहीं इम्पोज किया कि नहीं आप अगर करेंगे तो ये कंडीशन है, आप ऐसा करिएगा कि ट्रक से भेजिएगा, नहीं आप मालगाड़ी से भेजिएगा, ठीक है। ये कोई भी कंडीशन हमने नहीं कहा, हमने नहीं लगाया है। यानी हमने ये नहीं कहा कि नहीं आप मालगाड़ी से ही वो 100 टन ऑयल, क्रूड ऑयल हमको भेजिएगा, या ट्रक से ही हमको ऐसा कोई अनसर्टेन कंडीशन हमने नहीं लगाया। सिर्फ इतना ही कहा कि आप हमारे जो हम लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करिए। इन केस इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कि
हम इनके बजाय परफॉर्म करने के लिए ऑफर इनके बजाय हम किसी तीसरे व्यक्ति को अगर कह देते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम रोहित जी को कह देते हैं कि ऐसा करिए कि रोहित जी आप जो है इसको परफॉर्म कर दीजिए। हमारा कॉन्ट्रैक्ट किससे हुआ? हमारा कॉन्ट्रैक्ट कौशिक जी से हुआ है। तो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू से आर मेड ए ऑफर टू अ पर्सन फॉर परफॉर्मेंस, यानी प्रॉपर पर्सन से हमें परफॉर्म करने का ऑफर करना पड़ेगा। यानी रोहित जी नहीं उसको एग्जीक्यूट करा सकते, उसको कौस्तुभ जी ही एग्जीक्यूट करा सकते हैं, वही प्रॉपर पर्सन है। और विद इन रिजनेबल टाइम, अगर मान लीजिए हमने कॉन्टैक्ट किया और 100 कूड ऑयल की डिमांड किया, इन केस मान लीजिए हम कहते हैं कि नहीं ऐसा है कि आप वो 10 साल बाद कहते हैं कि आप इसको एग्जीक्यूट करिए, तो क्या एग्जीक्यूट हो पाएगा? नहीं होगा। एक रीजनेबल टाइम, यानी विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ आई कैन से ऑफर, आई कैन मेड ए ऑफर टू परफॉर्म। हम एक ऑफर बना सकते हैं कि आप जो है 20-25 दिन के अंदर, महीना के अंदर, 2 महीने के अंदर कह सकते हैं कि नहीं भैया आप जो है परफॉर्म कर दीजिए, ठीक है। ये रीजनेबल टाइम होना चाहिए और प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, ठीक है, और प्लेस होना चाहिए कि कहाँ पर हमें उसको ऑफर को परफॉर्म करने के लिए प्लेस करना है। तीसरा कहता है कि अगर वो ऑफर किसको होना चाहिए ये भी डिस्पेंस करता है, यानी अगर हम प्रॉमिसर हैं तो हमें ही होना चाहिए। उन्होंने ऐसा किया कि ऑफर तो हमने किया और क्या किया, वो तीसरे व्यक्ति को डिलीवर कर दिए, ठीक है। ऑफर कहे कि ऐसा है भैया, तीसरे व्यक्ति को दे दिया, कहे कि ऐसा है ये कौस्तुभ जी को दे दिया। इन केस वो नहीं किए, ठीक है। या इन केस अगर मान लीजिए कि उन्होंने जो सामान भेजा, जो ऑफर का परफॉर्म किया, वो किसी तीसरे व्यक्ति को कर दिया, तो उस कंडीशन में, यानी प्रॉपर पर्सन के कंडीशन में, किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के बिना ही हमारा ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है जिसके अंतर्गत हम ऑफर, यानी प्रॉमिसर जिसने पहले ऑफर किया था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, हमेशा प्रॉमिसर ही ऑफर करेगा और वो ऑफर क्या करेगा, वो इस कंडीशन के अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है, कि ये कंडीशन, जो तीनों कंडीशन हमने बताया, इसके को फुलफिल करना चाहिए, तभी वो वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस माना जाएगा, ठीक है। इसके आगे आता है कि अगर मान लीजिए कि वो ऑफर एक से अधिक व्यक्तियों को हुआ है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है। अब उसमें ये माना जाएगा कि अगर एक से अधिक व्यक्तियों को 3-4 लोग ज्वाइंट ऑफर मतलब वो किए हैं, कंबाइन होकर ज्वाइंटली कोई प्रॉमिस किए हैं, तो हर व्यक्ति के लिए वही कंडीशन और शर्तें लागू होंगी जो सिंगल व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट में लागू होती हैं। और उसमें प्रत्येक व्यक्ति ये होल्ड करता है, पावर होल्ड करता है कि वो व्यक्तिगत उसको एग्जीक्यूट करा सकता है या ज्वाइंटली भी एग्जीक्यूट करा सकता है, ठीक है। उस कंडीशन में वो सेवरली कर सकता है या इंडिविजुअली उसको प्रॉमिस को कर सकता है, और जो भी उसके ऑफर के रिफ्यूजल होगा वो हम लोग 38 के अंतर्गत मानेंगे कि प्रॉमिसर जो होगा वो स्वतंत्र हो जाएगा। जैसे उसका रिफ्यूजल होगा, प्रॉमिसर स्वतंत्र हो जाएगा, वो उसके खिलाफ वाद ला सकता है फॉर परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म के लिए। अब एक चीज बताइए कि अभी तक तो हमने कहा रिफ्यूजल ऑफ ऑफर की बात की। अगर इन केस अगर हाँ कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं ऐसा है, जैसे मान लीजिए कौस्तुभ जी पार्टली एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, कहते हैं नहीं मैं 50 टन जो है, दो आप 50 टन का जो ऑफर दिए थे एक साथ दिए थे तो एक एग्रीमेंट में आ गया, लेकिन हम केवल 50 टन ही का ही वो आपको क्रूड ऑयल प्रोवाइड करेंगे, यानी पार्टली, ठीक है। अगर वो रिफ्यूजल करते हैं और पार्टली एक्सेप्ट करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, ठीक है। कोई व्यक्ति कहता है, अगर प्रॉमिस करता है कि पार्टली हम परफॉर्म करेंगे, पार्टली रिफ्यूज कर देता है ऑफर को करने से, तो उस कंडीशन में क्या लायबिलिटी बनती है, किसकी लायबिलिटी बनती है, कौन इंडिपेंडेंट होगा, कौन वाद ला सकता है। इसके लिए हम सेक्शन 39 देखेंगे। सेक्शन 39 के अनुसार कहा गया है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टीज ऑफ परफॉर्म प्रॉमिस होली, यानी अगर वो व्यक्ति
होली या पार्शली एक्सेप्ट करता है या परफॉर्म करने के लिए कहता है, तो उस कंडीशन में क्या शर्तें हो सकती हैं। पहली चीज उसमें कहा गया है पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज टू परफॉर्म, यानी जो व्यक्ति ये रिफ्यूज कर देता है कि हम परफॉर्म नहीं करेंगे। सेक्शन 39 है, ध्यान रखिएगा, सेक्शन 39, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली, यानी पूर्ण रूप से प्रॉमिस करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए क्या उसके प्रभाव हो सकते हैं। इट मे बी रिफ्यूज, अगर वो मना कर देता है तो। पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज टू परफॉर्म, ठीक है, disobliged himself from performing his promise in its entirety, promise may be end to the contract। यानी मान लीजिए एक हम उदाहरण दे रहे हैं कि एक व्यक्ति ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमारे थिएटर में 6 सप्ताह तक कार्यक्रम प्रस्तुत करोगे। ए ने बी से ऑफर किया कि आप हमारे थिएटर में 6 सप्ताह तक कार्यक्रम प्रस्तुत करोगे। उसने स्वीकार कर लिया होली, बट ही हैड बीन परफॉर्मेड ओनली 3 वीक्स या 3 months, he had been refused further performance of the program। उसने क्या किया, पुनः 3 महीने तक तो उसने ऑफर किया, उसने कार्यक्रम भी प्रोड्यूस किया, लेकिन 3 महीने के बाद उसने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, हम अब इसका परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो होगा वो प्रॉमिस क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, प्रॉमिस का एंड हो जाएगा, और प्रॉमिसर को यानी जो थिएटर का मालिक है एक को क्या हो जाएगा, लाइफ फ्री हो जाएगा। वो मान जाएगा कि हम कोई भी एक्शन इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए फ्री हैं, ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या हो जाएगा, वहीं पे समाप्त माना जाएगा। और उस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ परफॉर्मेंस के अंतर्गत जो ए है, वो थिएटर मालिक है, वो जो कार्यक्रम प्रस्तुत करता है यानी बी है, उसके खिलाफ क्या सूट परफॉर्म करने के लिए वाद संस्थित कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे अगले स्टेप में कि बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्मेड, यानी किसकी लायबिलिटी रहेगी, लायबिलिटी किसकी रहेगी कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाए, ठीक है, कौन करेगा। इसके लिए सेक्शन 40 कहता है कि सेक्शन 40 के अंतर्गत दिया गया है कि जो प्रॉमिस किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ मैंडेटरी द पर्सन हु हैज़ बीन मेड ए प्रॉमिस, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो उसको परफॉर्म करे, ठीक है। परफॉर्म करे। और दूसरी चीज इंटेंशन टू द पार्टीज, अगर मान लीजिए इनकेस कोई इंटेंशन रखता है उस पार्टी को, क्या करता है कि नहीं, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का आशय रखते हैं, ठीक है, एक ये हो गया। इन केस ऑफ डेथ, अगर किसी व्यक्ति की उस जिस व्यक्ति से प्रॉमिस हुआ है वो व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो बाउंड होगा उसको परफॉर्म करने के लिए, यानी ही मस्ट बी परफॉर्मेड द कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ डेथ ऑफ दैट पर्सन हु हैज़ मेड ए प्रॉमिस टू द प्रॉमिसर, ठीक है, यानी प्रॉमिसर से जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट किया है वो बाउंड होगा उसको प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और इन केस अगर मान लीजिए वो दोनों नहीं है, यानी जो इंटरेस्ट रखता है वो भी नहीं परफॉर्म करना चाहता, वो भी नहीं कर रहा है, या जो रिप्रेजेंटेटिव वो भी नहीं कर रहा है, तो इन केस अगर वो व्यक्ति है तो वो अपना एक एम्प्लॉई क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है, और उसको कह सकता है, कॉम्पिटेंट पर्सन को एज ए एम्प्लॉय नियुक्त करके कह सकता है कि नहीं, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण आपको हम देते हैं कि एक सिंगर है, ठीक है, वो गाना गाने का कॉन्ट्रैक्ट करता है थिएटर से कि हम जो है आपके थिएटर में गाना गाएंगे, इतने दिन तक गाएंगे, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर मतलब थिएटर में गाना गाता है, 2-3 सप्ताह तक गाता है, ठीक है। इन केस अगर मान लीजिए कि वो बीमार हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो वो अपना एक एम्प्लाई वहाँ पे नियुक्त करता है कि एज ए सेम वो एम्प्लाई नियुक्त करके और कहता है कि आप गाना गाइए, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ऑप्शन आगे आप पढ़ेंगे कि जिससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही बाउंड है करने के लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 कहता है कि नहीं, या तो वो या उसका रिप्रेजेंटेटिव या उसके द्वारा कोई कॉम्पिटेंट व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति जो उस गाना को क्या कर सके, गा सके प्रॉपर तरीके से, सेम वैसे ही गा सके जैसा कि थिएटर मालिक आशा करता है, ठीक है। लेकिन आगे जब आप पढ़ेंगे तो ये कहते हैं कि अगर स्किल्ड पर्सन कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन टू परफॉर्म सच। इफ इन केस ऑफ नॉट परफॉर्मिंग देयर इज नो अल्टरनेटिव, यानी उसका कोई ऑप्शन नहीं है। और उस केस में क्या मान लिया जाएगा, उस केस में मान लिया जाएगा कि फला व्यक्ति जो है परफॉर्म नहीं किया, वो उसका व्यक्तिगत स्किल है, उसके आधार पर कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उस केस में प्रॉमिसर को ये स्वतंत्रता रहती है, यानी प्रॉमिसर को ये स्वतंत्रता रहती है कि या तो वो ब्रेक कर दे, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर दे और उसके खिलाफ वाद संस्थित कर दे, या उसको कंटिन्यू कर दे। यानी ये वाइडेबल ऑप्शन की तरफ चला जाएगा और ये प्रॉमिसर के पास रहेगा कि वो उसको क्या कॉन्सिक्वेंसेज उस कॉन्ट्रैक्ट का परिणति किस रूप में देना चाहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सेक्शन 42, जो इसमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिसमें हमें कुछ प्रीलिमिनरी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं या स्पेसिफिक पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप जब स्पेसिफिक पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस देखोगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देखोगे, तो उसमें सेक्शन 10, सेक्शन 14 इन केस ऑफ नॉट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, ये दो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 10 और सेक्शन 14 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये हमारा परफॉर्मेंस जो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो परफॉर्मेंस कहाँ तक एक्सेस कर रहा है और किस किस कंडीशन में उसका परफॉर्मेंस हो सकता है, किस कंडीशन में परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। उस कंडीशन में हम सिर्फ 42 देखेंगे। इसमें कहता है डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटीज, ठीक है। यानी अगर कोई व्यक्ति ज्वाइंट लायबिलिटीज के अंतर्गत प्रॉमिस किया है, तो उस कंडीशन में उसका विभाजन कैसे किया जाएगा, उसको सेपरेट कैसे किया जाएगा। इन केस अगर 10 लोग एक साथ प्रॉमिस किए कि हम जो है आपको आपके यहाँ काम करेंगे, 10 लोग ज्वाइंटली प्रॉमिस किए कि हम आपके मकान के कंस्ट्रक्शन में काम करेंगे, ठीक है। अचानक वो 10 में 10 लोग या तो रिफ्यूज कर दिए या 4 लोग आए, ठीक है। उस केस में अगर मान लीजिए इन केस अगर 10 लोग रिफ्यूज कर दिए, तब तो आप ज्वाइंटली उनके खिलाफ वाद संस्थित कर सकते हो। लेकिन इन केस अगर 4 लोग आए और 6 लोग नहीं आए, तो उस कंडीशन में क्या सिचुएशन बनेगी, क्या आप किस स्टेज पर होंगे, क्योंकि इट हैज़ बीन पार्टली रिफ्यूज्ड बाय सम पर्सन, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एक तरह से पार्टली रिफ्यूज कर दिया गया है कि हम जो है इतने लोग कार्य नहीं करेंगे और केवल इतने लोग ही कार्य करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखा जाएगा हमारे पास एज ए प्रॉमिसर, क्योंकि मैं सिंगल हूँ, वहाँ पे 10 लोग हैं, मैं सिंगल के रूप में 10 लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया था अपने मकान के कंस्ट्रक्शन के लिए, उसमें केवल 4 लोग आए, 6 लोग नहीं आए, यानी 10 लोग प्रॉमिस किए थे, ज्वाइंटली भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, और 6 लोग नहीं आए। अब ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि मैं जो है उन 6 लोगों का क्या करूं, 6 लोगों के खिलाफ वाद इंडिविजुअल संस्थित करूं या ज्वाइंटली संस्थित करूं, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है,
हमारे पास ऑप्शन है कि मैं उनके इंडिविजुअल भी कर सकता हूं और ज्वाइंटली भी उनको परफॉर्म करने के लिए कंपेल कर सकता हूं कि आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है कि मैं आपके मकान का कंस्ट्रक्शन करूंगा। तो इस कंडीशन में आप पार्टली रिफ्यूज नहीं कर सकते, आप सभी लोग बाउंड है, या ये 4 लोगों को मैं काम करने दूं और 6 लोगों के खिलाफ वाद संस्थित कर सकता हूं। ठीक है, यानी होल में भी हम उनको वाद संस्थित कर सकते हैं या इंडिविजुअल या पार्टली भी हम उनके खिलाफ वाद संस्थित कर सकते हैं। इन केस अगर मान लीजिए उनके कोई वो व्यक्ति मर गए तो उनका रिप्रेजेंटेटिव, अगर 10 लोग हमसे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो उसमें से अगर 3 लोग के एक्सपायर कर गए, उस कंडीशन में उनका रिप्रेजेंटेटिव यानी उनका जो लीगल वारिस होगा वो उस कार्य करने के लिए बाध्य होगा। ये डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी के अंतर्गत आता है। आप लोग टार्ट में भी पढ़े होंगे, ज्वाइंट फिशर कॉन्ट्रैक्ट पढ़े होंगे, आप लोग ज्वाइंट फिशर पढ़े होंगे, टार्ट ज्वाइंट फिशर टार्ट के अंतर्गत उसमें नहीं कहा गया है कि उसमें ज्वाइंट भी लाइबिलिटी बनती है और इंडिविजुअल भी लाइबिलिटी बनती है। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी आती है, सेक्शन 43 कर सकता है उसके लिए। ये परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, आप लोग रेसिप्रोकल प्रॉमिस पढ़े होंगे। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है कि परफॉर्म कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ठीक है, मेड कंसिडरेशन फॉर ईच अदर या प्रॉमिस मेड फॉर ईच अदर, प्रॉमिस मेड फॉर कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यानी एक दूसरे के लिए जो कंसिडरेशन के लिए प्रॉमिस करते हैं ईच अदर के लिए कि मैं आपका कंसिडरेशन दूंगा, आप हमारा कंसिडरेशन देंगे। ठीक है, उस कंडीशन में जो प्रॉमिस होता है उसको रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। इसको हिंदी में, एक मिनट, हिंदी में वचनदाता पालन कर सकते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस के अंतर्गत। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 चीजें हैं कि अगर परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस परफॉर्म होता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अगर रिफ्यूजल होता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इसका बड़ा सेट फॉर्मेट है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत लगभग सारे प्रोविजन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और सबका एक ही कॉन्सिक्वेंसेज होता है कि जो व्यक्ति अगर प्रॉमिस किया है, इन केस अगर वो प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाता है, ठीक है, उस प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करता है, तो उस कंडीशन में एक ही कॉन्सिक्वेंसेज है कि जो प्रॉमिसर है, जो भी व्यक्ति अगर प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करता है, ब्रीच करता है, तो दूसरे पार्टी को ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो उसके खिलाफ उसको परफॉर्म करने के लिए मजबूर कर दे, उसको दबाव बनाए कि आप नहीं परफॉर्म करोगे, अगर नहीं करते हो तो हमको कंपनसेट करो, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी वाद संस्थित कर सकता है। ठीक है, या परफॉर्म कराने के लिए वाद संस्थित कर सकता है। इसी तरह हम लोग रेसिप्रोकल प्रॉमिस के परफॉर्मेंस की बात करेंगे, जिसमें कंसिडरेशन मेड फॉर ईच अदर, प्रॉमिस कंसिडरेशन मेड फॉर ईच अदर के अंतर्गत है, यानी प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म। ठीक है, यानी जो प्रॉमिसर है वो क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस में परफॉर्म करने के लिए बाउंड नहीं है, अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिसी इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। ध्यान दीजिएगा, रेसिप्रोकल प्रॉमिस थोड़ा डिफरेंट तरीके का है। ठीक है, उसमें अगर सामान्य है तो दोनों पार्टी बाउंड है परफॉर्म करने के लिए, लेकिन रेसिप्रोकल प्रॉमिस में यह देखा जाएगा कि प्रॉमिसर क्या है, स्वतंत्र है। किस कंडीशन तक स्वतंत्र है, यानी जब तक स्वतंत्र है कि जब तक
क्या है, अगली पार्टी यानी दूसरी पार्टी ये नहीं दर्शा देती कि नहीं मैं तैयार हूं, मैं परफॉर्म करने के लिए तैयार हूं, मैं मैं इच्छा रखता हूं उस पार्ट को परफॉर्म करने के लिए जिसके अंतर्गत हमने रेसिप्रोकल प्रॉमिस किया है। अगर ऐसा प्रतीत नहीं होता है तो किसको, प्रॉमिसर को, अगर ऐसा प्रतीत नहीं होता है, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रॉमिसी है वो अवॉइड कर रहा है, वो रेडी नहीं है, यानी जो प्रॉमिस हुआ है रेसिप्रोकल प्रॉमिस वो करने के लिए बाउंड नहीं है, वो नहीं देख रहा है, तो उस कंडीशन में पर प्रॉमिसर जो है बाउंड नहीं है, यानी प्रॉमिसी का रेडी होना। जैसे मान लीजिए कि हम एक उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक प्रॉमिस करता हूँ, किससे, कौस्तुभ से प्रॉमिस करता हूँ कि भैया ऐसा है कि हम लोग एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर ईच अदर रेसिप्रोकल प्रॉमिस करते हैं, एक एग्रीमेंट बनता है, उसके अंतर्गत प्रॉमिस हो जाता है, उस प्रॉमिस का माना जाता है कि हम एक दूसरे के लिए बाउंड हैं उसको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। उस कंडीशन में अगर मान लीजिए मैं देखता हूँ, मैं प्रॉमिसर हूँ, ठीक है, मैं देखता हूँ कि मैं जो टाइम बाउंड है या जो कंटेंट ऑफ द प्रॉमिस है जिसके अंतर्गत हम लोग बाउंड हुए हैं, हम देख रहे हैं कि वो करने के लिए बाउंड नहीं है, वो अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है। उसका नहीं देखाएगा कि यार वो कर रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो हमारी बनेगी, हमारे पर क्या पोजीशन है, हम किस स्टेज में वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस में स्टैंड करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 51 में डायरेक्टली कहा गया है, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 51 के अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर प्रॉमिसी यानी विलिंगनेस नहीं दिखाते हैं या दिखाते हैं कि नहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करूंगा, ठीक है, तो इसमें ये मान लिया जाएगा कि हम उसको बाध्य नहीं है, हम जैसे चाहे परफॉर्म करें या परफॉर्म करने के बाध्य नहीं कर सकते, यानी वो नहीं, अगर विलिंगनेस दिखा रहे हैं तो उसके आपको बाउंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इस कंडीशन में यानी एक दूसरे के लिए हम यहाँ जो है वहाँ दोनों का देखा जाता था, लेकिन रेसिप्रोकल प्रॉमिस में किसका देखा जा रहा है, केवल प्रॉमिसी का देखा जा रहा है कि क्या स्टेज है और ये बाउंड है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 56, ठीक है। इस 56 के बाद हम लोग आ जाएंगे डायरेक्ट नोवेशन पे आ जाएंगे, 62 पे आ जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाएंगे, एंटीसिपेटरी कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाएंगे, ब्रीच पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आगे इसको पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं सेक्शन 56। सेक्शन 56 के अंतर्गत कहता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, होता है लेकिन इन केस वो इम्पॉसिबल हो जाता है किसी कारणवश, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वहां पर ये देखा जाता है कि वो उस कंडीशन में अगर कॉन्ट्रैक्ट जिस समय बन रहा था उस समय सारी कंडीशन क्या थी, अनुकूल थी, और बोथ पार्टीज आर कॉम्पिटेंट, सब्जेक्ट मैटर इज आल्सो एग्जिस्ट, सब्जेक्ट मैटर भी एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, और सारे सर्कमस्टांसेज अनुकूल थे, इन केस आफ्टर सम टाइम्स या एट वंस कोई सर्कमस्टांसेज हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो उस कंडीशन में उस एग्रीमेंट का क्या होगा जिसको परफॉर्म कराना इम्पॉसिबल यानी असंभव हो जाता है कि इसका परफॉर्मेंस हो पाएगा। तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि इन केस ऑफ एंड ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ये मान लिया जाएगा कि इम्पॉसिबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट, इसको फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के अंतर्गत डील किया जाएगा, और ये मान लिया जाता है कि इसका परफॉर्म करना असंभव हो गया है। उस केस में ये कहा जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो गया,
यानी कोई भी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ परफॉर्म करने के लिए वाद संस्थित या कोई एक्शन नहीं ले सकती। किस कंडीशन में? क्योंकि वो जो एग्रीमेंट हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है या आफ्टर सम टाइम्स वो क्या होता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। यानी जो जिसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिस पॉइंट पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसका परफॉर्म करना असंभव हो जाता है। उस कंडीशन में कहा जाता है कि ऐसा है कि अब इसका परफॉर्म करना असंभव है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा और वहाँ पे कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के खिलाफ वाद संस्थित नहीं कर सकते और इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। ठीक है, इसमें कहा गया है एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वाइड। यानी अगर कोई एग्रीमेंट है, इसके करने के लिए वह स्वतः ही इम्पॉसिबल शो कर रहा है, तो वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे हमने पढ़ा अभी, आपको एक उदाहरण दिया था कि ए है, ए उसका थिएटर है, वो बी से, बी क्या है, सिंगर है, बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, ए के पास थिएटर है, वो बी से सिंगर है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और कहता है कि ऐसा है कि आप हमारे यहाँ 6 महीने तक प्रोग्राम प्रस्तुत करोगे। ठीक है, ए के टर्म एंड कंडीशन पर बी एग्री हो जाता है और कहता है ठीक है, हम आपके यहाँ प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे। ठीक, दोनों एग्री हो जाते हैं। 4 सप्ताह तक, 5 सप्ताह तक बी परफॉर्म करता है, प्रोग्राम प्रस्तुत करता है ए के थिएटर में। इनकेस अगर किसी कारणवश अगर उसका गला खराब हो गया, ठीक है, उसका गला खराब हो गया या जल गया, जिससे वो जिस टर्म एंड कंडीशन पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था परफॉर्म करने के लिए, उसको वो करने में क्या है, असंभव है। यानी उसकी आवाज़ चली गई, किसी कारण से अगर चली गई उसकी आवाज़, उस कंडीशन में क्या माना जाएगा? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जा सकता है? एग्रीमेंट का परफॉर्मेंस हो सकता है? नहीं, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर यानी जो गला, यानी जो आवाज़ थी, जो गला था, वो बंद हो गया उस व्यक्ति का, बी का। तो उस कंडीशन में मान लिया जाएगा कि अब इसका परफॉर्मेंस संभव नहीं रहा, इम्पॉसिबल हो गया और तभी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और मान लिया जाएगा कि इसमें कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ भी वाद संस्थित, इसको परफॉर्म कराने के लिए वाद संस्थित नहीं कर सकता। ठीक है, और उस कंडीशन में वो शून्य हो जाएगा। यानी जब शून्य डिक्लेयर हो जाएगा तो उसको क्या किया जाता है, उसका एनफोर्समेंट संभव नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं थिएटर मालिक हूँ, मैं ए हूँ, मैंने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कि बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप जो है हमारे यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत करोगे। उसके लिए उसने क्या किया, 6 महीने का समय लिया और एडवांस ले लिया। ठीक है, मान लीजिए 10,000 रुपया एडवांस ले लिया उसने, सिंगर ने, बी ने 10,000 रुपया एडवांस ले लिया कि मैं आपके यहाँ 6 महीने तक कार्यक्रम प्रस्तुत करूँगा। ठीक है, इन केस अगर ए का थिएटर जल जाता है, ठीक है, अगर मान लीजिए ए का थिएटर जल जाता है, तो उस कंडीशन में ए ये वाद नहीं संस्थित कर सकता कि आपने केवल 2 महीने तक ही परफॉर्म किया। ठीक है, केवल 2 महीने तक आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया और हमारे यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत किया, उसके बाद आपने कोई कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए ये आप जो है हमारा रेस्ट ऑफ अमाउंट वापस कर दीजिए। तो क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है, वो रेस्ट ऑफ अमाउंट वापस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो जो सब्जेक्ट मैटर था जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, वो यानी जो थिएटर था वही जल गया। ठीक है, यानी इम्पॉसिबल हो गया। अब ए के थिएटर में गाना गाना, कार्यक्रम प्रस्तुत करना बी के लिए असंभव हो गया
और जब इम्पॉसिबल हो गया, असंभव हो गया उसे, तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और हम ये नहीं कर सकते, उसको कंपेल नहीं कर सकते कि नहीं आप परफॉर्म करिए, हमारा दूसरा थिएटर है वहाँ आप चल के परफॉर्म करिए, ऐसा कंपेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर जिसका लिए हमने विलिंगनेस और इंटेंशन हमारी थी, जहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत करवाना था, वो सब्जेक्ट मैटर ख़त्म हो गया और वहाँ पर कोई भी कार्यक्रम होना असंभव हो गया। तो उस कंडीशन में मान लिया जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो गया। ठीक है, और उसके लिए उस पार्टी को कंपेल नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज़, यहाँ ये नहीं कि उसके रिप्रेजेंटेटिव को कंपेल किया जाएगा कि नहीं आप गाना गाइए, वो केवल यही कहा जा सकता है कि वो उसका रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ, अगर वो पर्सनल स्किल से संबंधित नहीं है तभी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन अगर वो पर्सनल व्यक्तिगत स्किल से संबंधित है तो उसको परफॉर्म करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव को कंपेल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हमेशा ये क्वेश्चन इस पर पूछा जाता रहा है। ठीक है, और जब भी जैसे मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है, इम्पॉसिबल हो गया, अपकमिंग किसी इवेंट के कारण इम्पॉसिबल हो गया, या कोई हम ऐसा एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो क्या हो, असंभव प्रकृति का हो, तो उसका एनफोर्समेंट करा पाना हमारे लिए संभव नहीं होता है, और उस कंडीशन में वो शून्य माना जाएगा। और उसके लिए कोई भी व्यक्ति नॉन परफॉर्मेंस के लिए किसी को कंपनसेशन के लिए प्रेशर नहीं बना सकती या प्रेशराइज नहीं कर सकती कि नहीं आप हमको कंपनसेट करिए। ठीक है, इस पे कुछ केसेज हैं और इस पे थोड़ा सा डिटेल से हम लोग कल जो है चर्चा करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे नोवेशन और एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद नेसेसिटी पर हम डिस्कस करेंगे 68 पे, जो इम्पॉर्टेंट इसके हैं। उसके बाद नेसेसिटी से आगे कंटिन्यूएशन में फिर आ जाएगा। ठीक, तो कल जो है हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन या सेक्शन 56, दोनों एक ही डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के अंतर्गत माना जाएगा, और उसी के अंतर्गत इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कल के क्लास में। ठीक है, और किसी को कोई भी अगर मान लीजिए समझ में नहीं आता है तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं बाय टेक्स्ट मैसेज। अब मैं बताने, होता क्या है कि बीच में कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, तो रिदम जो रहता है किसी भी टीचर का गड़बड़ हो जाता है, तो उस कंडीशन में फिर चीज़ें नहीं आ पाती जो हम देना चाहते हैं। अब आप हमसे कोई भी क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आप लोग इसको जितना अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, जिससे कि और लोगों को फ़ायदा पहुँचे, और जो हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार से जुड़े हैं, या जो यूट्यूब चैनल से बिना जुड़े भी दे सकते हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो। ठीक है, ओके।